10 दिन बाद हनीमून मनाकर राज और मिशा देर रात घर लौटे। सुबह सुबह मिशा ने घर के गेट के पास राज को आस्था से बातें करते हुए अपने बेडरूम की खिड़की से देखा। आस्था की आंखों से आंसू बह रहे थे। राज परेशान होकर उसे कुछ समझा रहा था। मिशा उनकी बातें सुन तो नहीं पाई, लेकिन पूरा दृश्य उसे कुछ अजीब और बेचैन करने वाला लगा। 10 मिनट बाद आस्था को विदा करके राज अपने कमरे में लौट आया। वह परेशान था। यह बात मिशा की नज़रों से छिप ना सकी। अपने मन की बेचैनी से मजबूर मिशा ने उससे पूछ ही लिया, बाहर आस्था से क्या बातें कर रहे थे? उसे कुछ समझा रहा था। तुमने खिड़की से देखा हमें? राज ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। हाँ। वो रो क्यों रही थी? मिशा ने राज के सामने आकर पूछा। अरे कई समस्याएं हैं उसकी जिंदगी में। पिता को पिछले कई साल हो गए, माँ बीमार रहती हैं, छोटी बहन और छोटे भाई को अपने पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर है। मिशा ने पूछा, हमारी ही कॉलोनी में रहते हैं ये लोग? हाँ, हमारी लाइन में कोने का मकान उन्हीं का है। मम्मी की पक्की सहेली है आस्था की माँ। आप क्या समझा रहे थे उसे? हौसला बंधा रहा था उसका। मिशा, तुम भी ध्यान रखना कि कभी उसका दिल ना दुखे। वह दिल की बहुत अच्छी है। राज ने मिशा के गाल पर किस किया और फिर नहाने चला गया। आस्था से संबंधित सवालों का जवाब देते हुए राज के परेशान मन को मिशा ने भांप लिया। इसी कारण आस्था और राज के संबंधों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसकी ननद तनु ने उसे बताया, भाभी, आस्था और राज भैया दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़े हैं। भैया की अच्छी दोस्त है। शादी नहीं हुई उसकी? मिशा ने पूछा। शादी 4 साल पहले हुई थी, पिछले साल तलाक हो गया है। तलाक क्यों हुआ? पति के साथ तालमेल नहीं बैठा। वह मारपीट भी करता था। तुम्हारे भैया के साथ कोई चक्कर तो नहीं है आस्था का? मिशा ने बेचैन मुस्कुराहट के साथ कहा। कुछ पल सोचने के बाद तनु ने गंभीर होकर जवाब दिया, भाभी, कोई गलत हरकत करते कभी नहीं पकड़े गए हैं दोनों। भैया उसकी सुनते बहुत हैं, उसकी चिंता भी बहुत करते हैं। हम सब तो आदी हो गए हैं, पर आप उसे सहन नहीं कर सकोगी, इसका मुझे एहसास है। वैसे तो मैं बहुत शांत और सहनशील हूँ, पर अपने साथ कुछ गलत होता देख मैं चुप भी नहीं बैठती। अगर आस्था के कारण मेरी वैवाहिक जिंदगी में कोई समस्या पैदा हुई तो उस कांटे को मैं निकाल फेंकूंगी। मिशा का आत्मविश्वास तनु को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। राज आस्था को जरूरत से ज्यादा महत्व देता है, ये बात कुछ ही दिनों में मिशा ने समझ ली। अपने यहाँ या फिर उसके घर जाकर वह लगभग रोज ही उससे मिलता। साथ साथ हंसते बोलते दोनों बहुत खुश नजर आते। मिशा मन ही मन आस्था से जलने लगी। वह आस्था के खिलाफ कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उनके व्यवहार में शिकायत का कोई कारण उसे नहीं मिला। अपने पति को वह आस्था के साथ बांटने को तैयार नहीं थी। उसकी राज से नजदीकियां मिशा को बहुत परेशान करती। वह इस चिंता और तनाव से मुक्ति चाहती थी, इसलिए राज को आस्था से दूर रखना उसे जरूरी लगने लगा। एक दिन राज के ऑफिस जाने के बाद मिशा ने अपना दिल ननद तनु और सास मालती के सामने खोलकर रख दिया। उसकी आंखों से बहते आंसुओं को देखकर वे दोनों भी दुखी हो गई। मिशा के सर पर स्नेह भरा हाथ रखकर सास मालती ने उसे समझाया, बहू, तेरे आने के बाद भी आस्था का राज से इस तरह मिलना जुलना मेरी आंखों में भी चुभने लगा है। पर अगर मैं आस्था को डांटूं तो यह बात राज को पता लगेगी और वह बहुत गुस्सा होगा। इसलिए इस समस्या को हल करने के लिए हमें समझदारी से काम लेना होगा। मैंने इस बारे में कुछ सोचा है मम्मी। आप दोनों मेरी मदद करने का वादा करें तो यह समस्या जल्दी हल हो जाएगी। अपने आंसू पोंछते हुए मिशा बोली। आस्था से कहीं ज्यादा तुम हमारे दिल के करीब हो बहू। हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं, मालती ने अपनेपन से कहा। सास की तरफ से ऐसा आश्वासन पाकर मिशा मुस्कुरा उठी। फिर काफी देर तक मिशा ने उन्हें अपनी योजना समझाई। उसी दिन से योजना पर अमल करने का फैसला करके ही तीनों वहां से उठी। उस शाम राज के ऑफिस से लौटने के कुछ देर पहले आस्था उनके घर आई। वे तीनों ही उससे बड़े प्यार व अपनेपन से मिली, लेकिन उनके व्यवहार में एक अंतर साफ झलक रहा। वे आस्था की बातों के जवाब में ज्यादा कुछ कह नहीं रही थी। एक दो शब्दों में ही उसकी बात का जवाब देकर मुस्कुराने लगती। अपनी तरफ से उनका बातचीत में हिस्सा लेना बंद था। कभी कभी आस्था बोल रही होती तो कोई चुपचाप से झुकाकर सुन रही होती, तो कोई छोटा मोटा काम करने में मगन हो जाती। बीच बीच में मुस्कुरा कर उनका आस्था की तरफ देखना जरूर जारी रहता। मिशा चाय बनाने उठी तो तनु ने कहा, भाभी, मुझे एसिडिटी हो रही है, मैं चाय नहीं पीऊंगी।
मालती ने थोड़ी देर पहले ही चाय पीने का कारण बताकर अपने लिए चाय बनाने को मना कर दिया। मिसा कुछ देर बाद लौटी तो ट्रे में एक ही कप रखा था। तुमने अपने लिए चाय क्यों नहीं बनाई? आस्था ने शिकायत की। दीदी, दिल नहीं कर रहा है, आप लीजिए ना। मिसा ने बड़े अपनेपन से कप उसकी तरफ बढ़ाया। इस तरह अकेले चाय पीना मुझे अच्छा नहीं लगता। आस्था का मूड खराब हो गया। आज अकेले पी लो, अगली बार हम सब साथ देंगे, मालती ने कहा। आस्था राज के आने तक उन तीनों से बोर होने लगी। फिर जब राज आ गया तो उसके साथ साथ वे तीनों भी चहकने लगी। उस समय के उनके व्यवहार को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि राज की गैर हाजिरी में उनके मुंह से पूरा वाक्य भी बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। जब आस्था अपने घर जाने लगी तब पहली बार मिसा ने राज की उपस्थिति में उसके पैर छुए। अरे ये क्या कर रही हो मिसा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं हैरान हो गई। आस्था दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, मेरी शुभचिंतक हैं, मुझे आपका आशीर्वाद इसी तरह लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर राज और आस्था दोनों ही प्रसन्न हो गए। राज की अनुपस्थिति में वे तीनों आस्था से बिल्कुल कटी कटी सी रहती और उनके चेहरों पर झूठी मुस्कान अवश्य होती। राज जब घर में होता तब हंसने बोलने में उनकी पूरी भागीदारी रहती। आखिरकार वही हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। राज की अनुपस्थिति में आस्था ने यहाँ उनके घर आना बंद कर दिया। आस्था एक स्कूल में टीचर थी। उसका सुबह स्कूल जाने के बाद अक्सर मिसा उसकी माँ कल्याणी से मिलने जाने लगी। वह अधिकतर उनके साथ आस्था के भविष्य को लेकर बातचीत करती। आस्था की शादी हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। मैं खुद तो भागदौड़ कर नहीं सकती, फिर एक तलाकशुदा लड़की के लिए अच्छा रिश्ता आसानी से मिलता भी नहीं। अपनी परेशानी बयां करते हुए कल्याणी का गला भर आया। अपने सब रिश्तेदारों के पास मुझसे चिट्ठियां लिखवाकर भेजिए। कहीं से अच्छा रिश्ता आए तो राज के साथ आप लड़का देखने चली जाना। इस शुभ काम में हम सब आपके साथ हैं मौसी जी। इस प्रकार का हौसला दिलाने वाली बात कहकर मिसा ने कल्याणी का दिल जीत लिया। मिसा की सलाह पर कल्याणी ने अपनी बेटी आस्था को चिट्ठियां भेजने वाली बात नहीं बताई। सप्ताह भर के अंदर मिसा ने 20 चिट्ठियां कल्याणी की तरफ से लिखकर उनके रिश्तेदारों को भेज दी। तनु के जन्मदिन पर पार्क में जाकर पिकनिक मनाने का प्लान जब एक दिन पहले तय किया गया तब आस्था भी वहीं उपस्थित थी। लंच घर से तैयार करके ले जाना था। पहले ऐसे मौकों पर आस्था रसोई के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, लेकिन उस दिन उसे कुछ काम नहीं करने दिया गया। आस्था बेटी, तू आराम से ड्राइंग रूम में बैठ, बहू कर लेगी सारा काम। मालती हाथ पकड़कर उसे रसोई से बाहर ले जाने लगी। दीदी, आपके हाथों के बने आलू गोभी के पराठे खाए हैं हमने, अब सिर्फ मिसा भाभी के हाथों के बने पराठों का स्वाद चखेंगे हम तो। तनु की आवाज में जिद झलक रही थी। दीदी, एक तो जिसका जन्मदिन है हमें उसकी इच्छा माननी ही पड़ेगी, दूसरा आप हमारी मेहमान हैं, आपको रसोई के कामों में लगाना गलत होगा। मिसा ने बड़े आदर से अपनी बात कही। यह तो तुम गलत कह रही हो मिसा। आस्था नाराज सी नजर आई। फिर उसने घूमकर मालती से बड़े अपनेपन से पूछा, मौसी जी, मैं आपके घर में मेहमान हूँ या ये घर मेरा भी है? घर तो तेरा वह होगा बेटी जहाँ तेरी शादी होगी। हम तो चाहते हैं वह दिन जल्दी आए जब तेरी गृहस्थी फिर से बसे। मेरे और आस्था के लिए चाय भिजवा दे बहू। मिसा को आदेश देकर मालती आस्था के साथ रसोई से बाहर निकल गई। उस दिन आस्था ने खुद को बड़ा अलग थलग सा महसूस किया। वह किसी पर नाराजगी भी नहीं जता सकती थी क्योंकि सबका व्यवहार उसके साथ बिल्कुल ठीक था, लेकिन खुद को बेचैन और बुदबुदी सी महसूस करती रही। राज के साथ हंसना बोलना भी उसका मूड ठीक न कर सका। पार्क पहुंचने के बाद भी स्थिति नहीं बदली। आस्था ने उन तीनों के साथ हंसने बोलने की कोशिश की, लेकिन बदले में उनकी बेजान सी मुस्कुराहटों के अलावा उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। तनु ने मिसा के साथ कुछ देर बैडमिंटन खेला। जब आस्था ने तनु के साथ खेलने की इच्छा प्रकट की तो उसने टका सा जवाब दिया, मैं थक गई हूँ दीदी, आप भाभी के साथ खेलो। मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी है, अब खेलना कूदना पेट पूजा के बाद होगा। मिसा का यह जवाब सुनकर आस्था का मुंह सूजना शुरू हो गया। पास बैठे राज ने अपनी पत्नी और बहन को गुस्से से घूरा। फिर आस्था का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, ये दोनों बेकार खिलाड़ी हैं, तुम मेरे साथ खेलो। वे दोनों बैडमिंटन खेलने लगे। मिसा चाय नाश्ते की तैयारी में जुट गई। कुछ देर बाद मालती ने आवाज देकर उन्हें बुलाया। उनके बैठ जाने के बाद तनु ने अपने भैया को चाय का कप पकड़ाया और फिर खुद नाश्ता करने लगी। मुझे भी चाय दो, खुद को अपमानित सा महसूस करती आस्था झुंझला उठी। तनु ने थर्मस और एक प्लास्टिक का कप उसके सामने बड़ी लापरवाही से रख दिया।
सबको चाय कप में डालकर तुमने ही दी है, मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? आस्था का गुस्सा भड़क उठा। दुश्मनी वाली क्या बात है इसमें? मैं नहीं डाल रही हूँ तो आप खुद डाल लो। तनु ने अपनी आवाज़ की मिठास या मुस्कान नहीं खोई। राज ने अपनी बहन को गुस्से से घूरा। तुम्हारी गलत हरकतें मैं बहुत देर से नोट कर रहा हूँ। तुम आस्था से ठीक से पेश क्यों नहीं आ रही हो? मैंने क्या गलत व्यवहार किया है आपके साथ दीदी? तनु ने आस्था से पूछा। युवराज का गुस्सा और बढ़ गया। मेरी जानकारी में है तुम सबकी हरकतें। तुम सब आस्था के साथ बदतमीजी से पेश आ रही हो। छोटे बड़े का अंतर भूलकर उसका अनादर करती हो। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आस्था दीदी ने आपसे हमारी कुछ शिकायत की है? तनु का हाथ अपने हाथों में लेकर मिसा ने राज से परेशान लहजे में पूछा। शिकायत नहीं की है उसने, पर तुम दोनों के व्यवहार में आए बदलाव को मेरी जानकारी में जरूर लाई है। अगर तुम दोनों आइंदा उसके साथ सही ढंग से पेश नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। राज ने धमकी दी। भैया आप बिना बात के हमें डांट रहे हैं। तनु रुआसी हो उठी। शट अप। राज की आवाज़ बहुत ऊंची हो गई। तनु हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। मालती उठकर अपनी बेटी व बहू के पास आई और उन दोनों के सिरों पर हाथ रखकर राज को डांट लगाई। तू शायद भूल गया है कि आज तेरी छोटी बहन का जन्मदिन है। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं या रोने धोने व लड़ाई झगड़ा करने? आस्था घबराए अंदाज में बोली। मौसी जी गलती मेरी ही है। मुझे छोटी सी बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था। मुझे तुमसे नहीं बल्कि अपने बेटे से शिकायत है आस्था। ये सुने किसी की भी, पर काम तो इसे अपनी ही बुद्धि से लेना चाहिए। आस्था को लगा मालती ने उसी पर ताना कसा था। उसका चेहरा एकदम से उतर गया। तभी तनु ने रुआसी आवाज में कहा, मेरी तबीयत खराब लग रही है, मुझे घर जाना है। पहले आस्था और फिर राज ने उसे बहुत मनाया, पर तनु ने घर लौटने की अपनी जिद नहीं छोड़ी। मिसा और मालती ने मौन रहकर एक तरह से तनु की जिद का समर्थन दिया। हार कर राज उन्हें वापस घर लाने को मजबूर हो गया। उस दिन आस्था को साफ तौर पर यह महसूस हो गया कि तनु, मिशा और मालती एक होकर उसका विरोध कर रही हैं और उनके घर में उसका स्वागत होना बंद हो चुका है। आस्था ने राज के घर आना बंद कर दिया। राज ने समझाया तो बोली, बिना कारण तुम्हारे घर वालों ने मेरा अपमान करना शुरू कर दिया। तुम मुझसे मिलने मेरे घर आया करो। जब तक तनु और मिशा मुझसे माफ़ी नहीं मांगती मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगी। राज ने यह बात तनु और मिशा को बताई तो उन्होंने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया। मालती ने उनका पक्ष लेते हुए राज को डांटा। आज तक तनु और बहू ने एक भी अपशब्द आस्था से नहीं कहा है। उसे अपमानित करने वाली एक भी घटना अगर आस्था बता दे तो उसके पैरों पर नाक रगड़ लेंगे ये दोनों। अपने अहम की संतुष्टि के लिए वह अगर इनसे माफ़ी मंगवाना चाहती है तो ये नहीं होगा। ऐसी कोई घटना जिससे आस्था अपमानित हुई हो बता नहीं सकी। राज अपनी पत्नी और बहन पर माफ़ी मांगने के लिए कोई दबाव तो नहीं डाल सका, पर उनसे नाराज होकर चुप चुप सा जरूर रहने लगा। कुछ दिनों बाद मिशा ने अपनी सास मालती से आस्था की माँ से मिलने जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने चौंक कर पूछा, उसका आना जाना हमारे यहाँ बंद हो चुका है, फिर किस लिए आस्था के घर वालों से संबंध रखना चाहती हो? मम्मी, वह कांटा तो फिलहाल निकाल फेंका है हमने, पर उसका जख्म अभी भी टीस रहा है। मैं नहीं चाहती कि घाव और फैले और हम सबको दुखी करता रहे। इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए मैं मौसी से मिलने जाती रहूंगी। आस्था की माँ कल्याणी उसे घर आया देख खुश होकर बोली, कई दिनों से तेरा इंतजार कर रही थी मैं। तूने जो चिट्ठियाँ लिखी थी उनके जवाब में आस्था के लिए 2 रिश्ते आए हैं। यह सुनकर मिशा को खुशी हुई क्योंकि कुछ ऐसा ही समाचार सुनने की इच्छा लेकर वह उनसे मिलने आई थी। काफी देर तक वे दोनों उन लड़कों के बारे में चर्चा करती रहीं जिनके रिश्ते आए थे। आपने आस्था दीदी को इन लड़कों के बारे में बताया? मिशा ने बड़े गौर से कल्याणी की चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। कल्याणी उदास होकर बोली, बताया तो था पर उसने जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। आजकल न जाने क्यों बहुत चिड़चिड़ी और उखड़ी उखड़ी सी रहती नजर आती है। आप फिक्र न करें, मैं समझाऊंगी उन्हें, मिशा ने दिलासा दिया। अगर तुम उसे देखने दिखाने के लिए राजी कर सको तो तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं। कल्याणी के मुंह पर हाथ रखकर मिशा ने उन्हें बात पूरी करने से रोका और कोमल लहजे में बोली, मौसी जी, आस्था दीदी की शादी होने पर सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। आस्था के स्कूल से लौटने तक मिशा वहीं रुकी रही। उसे देखकर आस्था के माथे पर बल पड़ गए
और वह नाराज नजर आने लगी। उसकी नमस्ते का जवाब बेमन से देकर आस्था अपने कमरे में चली गई। मौसी जी, आप मत आना हमारे पास। मैं आस्था दीदी को शादी के लिए राजी करने की कोशिश करती हूँ। कल्याणी को ऐसा समझाकर मिसा आस्था के कमरे में चली गई। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आस्था के पास बैठकर मिसा बड़े अपनेपन से मुस्कुराई। कहो, क्या कहना है? आस्था ने रुखाई से पूछा। पहले तो अगर मेरे व्यवहार से कभी आपका दिल दुखा हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। यह तरीका बढ़िया है। पहले घर आए इंसान की बेइज्जती करो और बाद में आराम से माफ़ी मांगो। आस्था ने ताना कसा। आस्था दीदी, आप इस तरह से नाराज ना हो। मैं सचमुच आपका बहुत आदर करती हूँ और आपकी शुभचिंतक भी हूँ। आज आपको एक गोपनीय बात बताने आई हूँ। कैसी गोपनीय बात? आस्था की दिलचस्पी जागी। मेरी बड़ी बहन आशी की शादी 5 साल पहले हुई थी। तब मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी और समझदार भी कम थी। मेरे जीजा जी बड़े हंसमुख और स्मार्ट हैं। मैं उनसे प्रेम करने लगी। बोलते हुए मिसा का चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। फिर क्या हुआ? तुम्हारी दीदी और तुम्हारे जीजा जी की क्या प्रतिक्रिया रही? पुरुषों की ऐसे प्रेम में दिलचस्पी रहती ही है आस्था दीदी। जीजा जी को मुझसे प्रेम संबंध बनाए रखने में कोई एतराज न था। एक दिन आशी दीदी ने मुझे जीजा जी की बाहों में देख ही लिया। खूब गुस्सा हुई होंगी वह तुम पर। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हुई, न मुझ पर न जीजा जी पर। उन्होंने अकेले में ले जाकर मुझसे एक ही बात कही। क्या बात? उन्होंने मुझसे बड़े प्यार भरे स्वर में कहा, देख मिशा, एक दिन तेरी जिंदगी में भी कोई पुरुष आएगा। वह सिर्फ तेरा होगा, सिर्फ तुझे प्रेम करेगा, सिर्फ तुझसे प्रेम पाएगा। हमें ऐसे पुरुष से दिल का संबंध नहीं बनाना चाहिए जो पिया किसी और का और पति किसी और का हो। ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना कभी सुख शांति और संतोष नहीं दे सकता। मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ आस्था दीदी। आशी दीदी की बात उस कम उम्र में भी मेरी समझ में आ गई थी। अगर आपको भी लगे कि हर औरत को ऐसे जीवन साथी का साथ और प्यार पाने की इच्छा रखनी चाहिए जो सिर्फ उसका हो, तब आप अपनी मम्मी की सलाह मानकर शादी के लिए हाँ कह दो। जो रिश्ते आ रहे हैं उनमें दिलचस्पी लेकर जल्दी ही अपने जीवन साथी का चुनाव कर लो। ऐसा करके आप सुखी भी रहेंगी और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अपने मन की बात शांत व कोमल स्वर में कहकर मिसा खामोश हो गई। पहले आस्था को मिसा की बातों पर गुस्सा आया, फिर उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। तब बात खत्म होने के बाद वह देर तक सोच विचार में डूबी रही। तुम ठीक ही कह रही हो मिसा, कुछ बातों में साझापन नहीं चल सकता। आस्था ने गहरी सांस छोड़ी। मैं तुम्हारा इशारा समझ गई हूँ। अपनी जिंदगी को सही राह पर चलाने की दिल से कोशिश करूंगी मैं। थैंक यू आस्था दीदी, अब मैं चलती हूँ। अपनी शादी का शुभ समाचार देने आप जल्दी मेरे घर आओ, ऐसी प्रार्थना मैं करती रहूंगी। उससे विदा लेते हुए मिसा का मन कह रहा था कि उसकी वैवाहिक जिंदगी का कांटा अब सदा के लिए जल्दी ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।